सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? आज थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के इस क्लास में सबसे पहले खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है डरपोक रेलगाड़ी। उसके बाद शब्द के भेद शब्द में हम लोग विभिन्न प्रकार के शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि की पहचान करना सीखेंगे। उसके बाद गणित की कक्षा में चित्र पहेली की माध्यम से जोड़ करना सीखेंगे। फिर 5 का पहाड़ा याद करेंगे और उसके बाद भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। फिर अंग्रेजी की क्लास में हम लोग एक कहानी सुनेंगे, राउंड एंड राउंड। फिर शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता से संबंधित एक वीडियो अपने घर के सभी बड़ों के साथ देखेंगे जिसका नाम है चाचा कहते हैं। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। जब मस्ती और पढ़ाई मिल जाते हैं तब कितना मजा आता है ना। चलिए, वक्त हो गया है खेल खेल में कुछ सीखने का। तो बुला लीजिए अपने माता पिता को, भाई बहनों को और दोस्तों को। साथ मिलकर बैठेंगे तो और मजा आएगा। अच्छा, कॉपी पेन तो लेकर आ गए हैं ना? चलिए, आप अब तैयार हैं। शुरू करते हैं हिंदी की एक कहानी से और उसके बाद हिंदी के हम कुछ खेल खेलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। बिट्टू, ओ बिट्टू, जरा सुनो। हाँ काका, कहिए क्या हुआ? अरे बिटिया, जरा छोटी वाली कुदाल उठा तो दो, ये आम का पौधा लगा दूं। लेकिन काका, कुदाल रखी कहाँ है? अरे मौसी से पूछो, उन्होंने कुछ खोदने के लिए उठाई थी। मौसी, ओ मौसी, कुदाल कहाँ रखी है? बिट्टू, घर के पीछे रखी है। वहाँ क्यों रख दी? आप ही उठा दीजिए जरा। अरे उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी तो मैंने वहाँ रख दी कि बारिश के पानी से धुलती रहेगी। अच्छा, तो आप जरा उठा दीजिए ना। क्यों बिट्टू, उठा लाओ ना, छोटी सी तो है। नहीं मौसी, आप ही ले आओ। क्या हुआ बिट्टू, तुम क्यों नहीं जा रही हो उठाने? अच्छा, मुझे समझ आ गया। बिट्टू को कहीं भी अकेला जाना हो तो उसे बहुत डर लगता है। हाँ काका, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। दोपहर का समय है और वहाँ कोई नहीं रहता, मुझे बहुत डर लगता है। अरे घर के पीछे ही तक तो जाना है। अरे बिट्टू के काका, मैं तो बहुत परेशान हूँ बिट्टू से। हर जगह मुझे जाना पड़ता है, कहीं अकेले नहीं जा सकती ये लड़की। बिटिया, तुमने तो मुझे डरपोक रेलगाड़ी की याद दिला दी। रेलगाड़ी भी कहीं डरपोक होती है भला? डरपोक रेलगाड़ी? यह काका की कोई नई कहानी होगी। बिल्कुल सही समझा तुमने। तो सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, सुनाइए। हाँ काका, सुनाइए। कहानी तो सुना रहा हूँ बिट्टू, मगर ये मत सोचना कि तुम कुदाल लाने जाने से बच जाओगी। तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, और वो भी अकेले।
ठीक है काका, सुनाइए। हो सकता है मेरा डर कहानी सुनकर थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तो सुनो। डरपोक रेलगाड़ी। लेखन भारती जगन्नाथन। चित्रांकन प्रीति कृष्णमूर्ति। हिंदी अनुवाद राजेश खर। नित्या, नंदिनी और श्रुति के लिए। क्या आप नई जगहें और अकेले घूमने से डरते हैं? नहीं ना? पर यह नया नवेला इंजन तो बहुत ही डरपोक है। अब अगर इंजन डरेगा तो रेलगाड़ी कैसे चलेगी? आइए देखें कि इस इंजन का डर कैसे दूर हुआ और रेलगाड़ी कैसे चली। जब नया नवेला इंजन रेल शेड में पहुंचा तो वहां खड़े पुराने इंजनों ने उसे खूब सराहा। उसके रंग और रूप की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, अरे तुम तो नई नई जगह घूमोगे, खूब यात्राएं और कारनामे करोगे। परंतु इंजन को नई जगह घूमने की इच्छा नहीं थी। वह तो घबराया हुआ था, सहमा हुआ सा, मानो डर से छोटा हो गया हो। उसका रेलवे शेड छोड़कर जाने का बिल्कुल मन भी नहीं था। जब मैदानों में गायें रंभाती थी वह सहम जाता था। दूसरे इंजनों के साथ रहने में ही उसे मजा आता था। जब कुत्ते भौंकते हुए उसकी ओर भागते तो वह डरता और उसका मन कहीं छुप जाने का होता था। पर वह छुपता कहाँ, और भला शेड में कब तक रहा जा सकता था? एक बूढ़े इंजन ने, जो देश भर में घूम चुका था, देखा कि यह नया इंजन कैसे डरा हुआ सा था। उसने समझाया कि नया इंजन उन गायों और कुत्तों से कितना बड़ा है। पर नए इंजन को विश्वास न हुआ। वह बोला, पर वे सभी कितने बलवान और खूंखार लगते हैं। मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा। तुम अकेले कहाँ हो? इंजन चालक तो तुम्हारे साथ ही है। बूढ़े इंजन ने समझाया। इंजन गाड़ी के गार्ड को भी नहीं पहचानता था। वह देखने में भला आदमी लगता था और गाड़ी के चलने के समय हरी झंडी दिखाया करता था। इंजन को लगा कि भला यह छोटा सा आदमी मेरी क्या सहायता करेगा। वह चालक को भी पहचानता था और उसका दयालु चेहरा भी उसे अच्छा लगता था। जल्द ही वह दिन आ गया जब इंजन को अपनी पहली यात्रा के लिए शेड से बाहर लाया गया। इंजन को सागर के पास स्थित तमिलनाडु से चलकर देश के दूसरे छोर हिमालय के पर्वतों के पास स्थित जम्मू तक की लंबी यात्रा करनी थी। इंजन चालक बाबू ने कुछ बटन दबाए और कुछ चाबियों को घुमाया। बस इंजन पटरियों पर दौड़ने लगा। पर वह बहुत ही डरा हुआ था। नया इंजन डर के मारे चीखा। पर जानते हैं क्या हुआ? एक जोर की सीटी इंजन से निकली। दाना चुगती हुई कुछ मैनाएं शोर मचाते हुए उड़ गई। जैसे ही इंजन आगे बढ़ा, बिजली के तारों पर बैठे कौवे, गौरैया और दूसरी चिड़ियां डर के मारे उड़ निकली। इंजन हंसा कि ये सब उसे देखकर डर रही थी। उसके चलने से भूमि कांपने लगी और आसपास के सभी कुत्ते भागने लगे। यह तो कमाल हो गया। थोड़ी ही देर में इंजन अपने घर से दूर आ चुका था। तभी उसकी नजर सामने पटरी पर बैठे एक बड़े बैल पर पड़ी जो जुगाली कर रहा था। इंजन घबराया और डर के मारे उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली और बैल ने अपनी दुम उठा जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। इंजन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा और बलवान जीव उससे इस प्रकार डर सकता है। इंजन को साहस मिला और उसने तय किया कि अब वह किसी से नहीं डरेगा, शेर चीतों से भी नहीं। पता है आगे क्या हुआ? एक गुफा आई जिससे होकर इंजन को जाना था। गुफा में घुप अंधेरा था। इंजन चालक ने बिना किसी चिंता के कुछ बटन दबाए और इंजन की लाइट जला दी। इंजन चीखा, नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना। पर उसकी चीख एक लंबी सीटी बनकर गूंजी। उसकी बड़ी सी लाइट के प्रकाश से गुफा का अंधेरा भाग गया। जब इंजन गुफा की दूसरी ओर से बाहर आया तो उसने चैन की सांस लेकर एक लंबी सीटी बजाई। अब इंजन का डर भाग गया था और उसे किसी से डर नहीं लग रहा था। अब नया इंजन बड़े मजे से खेतों, पुलों, जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ दौड़ता जाता है। बीच बीच में वह खुशी से लंबी सीटी बजाता है और सबको पटरियों से दूर रहने को कहता है। क्या आपने उस इंजन की रेलगाड़ी की सवारी की है? तो बिटिया, डर खत्म हुआ? काका, इतनी जल्दी डर खत्म हो जाता तो क्या ही कहना था। हाँ, लेकिन थोड़ा ढांढस बंध गया है। मैं भी सीटी बजाते हुए जाती हूँ। हाँ बिट्टू, सीटी बजाते हुए जाओगी तो सभी डर कर भाग जाएंगे। हाँ मौसी, मैं यूं गई और यूं कुदाल लेकर आई। शू! अरे सीटी बजाकर तो दिखाओ। अरे काका, ये भी बजाकर दिखाना होगा फिर से। अच्छा ठीक है, लीजिए सुनिए, ये रही मेरी सीटी। चलो, बिट्टू को कहानी सुनकर इतनी हिम्मत तो मिली। अरे बिट्टू के काका, बच्चे अपने आसपास से ही सारी चीजें सीखते हैं, चाहे वो चीजें अच्छी हो या बुरी। अब ये डरना भी उसने हम बड़ों से ही तो सीखा होगा।
हाँ बिट्टू की मौसी, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बच्चे अपने बड़े और आसपास के वातावरण से ही तो सीखते हैं, और जो बड़े करते हैं वही बच्चे उन्हें देखकर करने लगते हैं। लेकिन एक मिनट रुकना तुम, कहीं तुम्हारा इशारा तो मेरी तरफ नहीं है ना? मैं भी रात में बहुत कम निकलता हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन खुद समझ गए हैं तो अच्छी बात है। समझदार होते जा रहे हैं। काका ये लीजिए कुदाल। बहुत बढ़िया बिट्टू, डर लगा तुम्हें? हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अच्छा लाओ, और ये लग गया आम का पेड़। बिट्टू, तुम 1-2 बार और अकेले जाओगी तो तुम्हारा डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है काका, मैं कोशिश करूंगी। तो बच्चों, आपको भी कई चीजें करने में डर लगता होगा। वो कौन सा काम है? क्या आप उन्हें दूर करने के लिए कुछ करते हैं? तो क्या करते हैं बताइए। तो बिट्टू और बिट्टू की मौसी, अब है समय एक खेल का। बच्चों, आप भी तैयार होना। लेकिन खेल का नाम? खेल का नाम और खेल दोनों ही खेल कर पता लगेगा। ठीक है काका। तो आइए खेल शुरू करते हैं। शब्द के भेद। शब्द के भेद तो आप जानते ही होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सभी शब्दों के भेद होते हैं और यही खेल हमारा है। इस खेल में हमें बताना होगा कि शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का वर्गीकरण करिए। अच्छा, तो हमें यहाँ पर वर्गीकरण करना है कि संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन से शब्द हैं और विशेषण कौन से शब्द हैं। तो वे सर्वनाम, इसका मतलब जो संज्ञा की जगह पे उपयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे, यहाँ कोई नाम तो नहीं है, मतलब ये सर्वनाम है, इसे नाम की जगह उपयोग किया गया है। जिसे यहाँ पर भी नाम नहीं है इसलिए सर्वनाम है। निडर, कोई निडर, कायर, साहसी, ये सारे विशेषण शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बता रहे हो। तो निडर होगा विशेषण। दायां, ये शायद संज्ञा शब्द है। अरे नहीं, ये तो संज्ञा शब्द नहीं है, तो शायद आम संज्ञा शब्द होगा। हाँ, आम का नाम तो उसका नाम ही है ना। रामायण, ये भी ग्रंथ का नाम है। मैं समझ गई, दायां विशेषण शब्द है। देखें ये सही है या नहीं। You are amazing. थैंक यू। आगे चलते हैं। अच्छा, गद्दे, खिड़की, कौन, हवाई जहाज, ये। तो हवाई जहाज तो नाम है, ये रख देते हैं, इसे रख देते हैं संज्ञा। कौन, ये कौन सा शब्द होगा? ये संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है? चलिए संज्ञा पर रख के देखते हैं। हाँ, ये संज्ञा है। खिड़की, ये भी संज्ञा है। अच्छा, अच्छा तो अच्छा, बुरा, ये सब तो विशेषण होता है। हाँ, गद्दे, ये शायद सर्वनाम होगा। खिड़की तो रख दिया, कौन भी रख दिया, हवाई जहाज भी रख दिया। ये होगा सर्वनाम। देखें क्या ये सही है? Try again. ओह, ये दोनों हमने गलत जगह रखे हैं। तो कौन जाएगा यहाँ और गद्दे जाएगा यहाँ। अब देखें क्या ये सही है? Congrats. थैंक यू।
आगे चलते हैं। कार, जयपुर, आप, हिंदी, विशालतम, मुलायम। तो कार तो नाम हुआ, ये हो गया संज्ञा। जयपुर भी नाम हुआ, एक जगह का नाम ही है ना जयपुर। आप सर्वनाम होगा क्योंकि नाम तो है नहीं यहाँ पे। हिंदी विशेषण होगा, विशालतम भी विशेषण होगा, विशाल, लेकिन नाम भी तो होता है, तो विशालतम शायद नाम भी होगा। अब देखें। Come on, you can do better. Try again. Yes, I can do better. हिंदी, अच्छा हिंदी नाम है, ठीक है। और विशालतम तो सही था, तो यहाँ पे क्या आएगा? अरे मुलायम भी तो बचा था। देखिए अब सही है। Good job. थैंक यू। आगे चले। नीम, प्रगति, यह, नाव, खट्टा, तुम। तुम यहाँ नाम नहीं है, यानी सर्वनाम है। यह नाम नहीं है, यानी सर्वनाम शब्द है। नीम, नीम तो पेड़ का नाम है, एक संज्ञा है। प्रगति भी, प्रगति भी नाम है, किसी का नाम तो होगा ही प्रगति, ये भी नाम है। नाव नाम हुआ, नाव का नाम नाव है ना। खट्टा विशेषण होगा। अब देखिए क्या सही है। That's very good. आगे चलें। अरे वाह, यह खेल खेल कर तो बहुत ही मजा आया। खेल लिया खेल। वाह काका, यह खेल जितना मजेदार था उतना ही मेरे लिए मददगार भी था। मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल था, मैंने बचपन में ये सब पढ़ा था। कोई बात नहीं है बिट्टू की मौसी, खेल में समय तो लगता ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि तुम दोनों ने खेल को पूरे मन से और मजे से खेला। बिट्टू, तुम्हें तो स्कूल में ये सब पढ़ाते होंगे? हाँ मौसी, मुझे स्कूल में भी यह शब्दों के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बताया जाता है। तो अब लॉकडाउन के समय में थोड़ा रिवीजन हो गया। शब्दों से याद आया, आज तो बिट्टू की बारी है। हाँ हाँ, मुझे तो पहले से याद है। आज आप दोनों मेरी भरपूर खिंचाई कर रहे हैं। पहले मुझे कुदाल लेने भेजा, अब एक ये। इसका मतलब तुम समझ गई कि तुम्हारी कौन सी बारी है? हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ काका, मैं समझ गई और मैंने पहले ही सोच सोच कर सारे शब्द अपनी कॉपी में लिख लिए थे। लेकिन कौन से अक्षर से लिखें? वही मौसी, ड से। बहुत बढ़िया बिट्टू, तो देर किस बात की है, सुनाओ। लेकिन याद रहे, टीवी देख रहे बच्चों ने भी लिख लिए होंगे शब्द और वे भी मिला रहे होंगे, संभल कर। तो मौसी और काका आप गिनना शुरू कीजिए। बच्चों, आपने भी ड से बहुत सारे शब्द बनाए होंगे। मैं यहाँ अपने शब्द स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आप देखिए मैंने कौन कौन से शब्द लिखे हैं। मैं पढ़कर बता रही हूँ, आप लोग गिनती करते जाना कि मैंने आपसे कम शब्द लिखे हैं या ज्यादा। ठीक है बिट्टू, बोलो। हाँ बिट्टू, तो शुरू करो। डंक, डंका, डंडा, डंडे, डकारना, डकैत, डकैती, डग, डगमग, डगमगाना, डगर, डटना, डढ़ियल, डपट, डपटते, डफली, डबडबाती, डबल रोटी, डर, डरना, डरा, डराना,
डरावना, डरे, डरो, डला, डस, डांटना, डाक, डाक खाना, डाकघर, डाका, डाकिया, डाकू, डॉक्टर, डाढ़, डायरिया और डायरी, डाल, डालना, डालियां, डाली, डिजिटल, डिपो, डिब्बा, डिब्बी, डींग, डीजल, डील डॉल, डुबकी, डूबना, डेढ़, डेरा, डेरी, डोर, डोरा, डोरियों, डोरी, डोसा, डोलना। अरे वाह बिट्टू, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतने सारे शब्द लिख लिए। हाँ भाई, बिट्टू ने मेहनत तो बहुत की है। काका, लेकिन कल आपको यह मेहनत करनी पड़ेगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। अरे बिट्टू, वो तो देख लेंगे बाद में। तो बच्चों, पहले तो आपको भी लगा होगा कि ड से बहुत कम शब्द होते हैं, लेकिन बिट्टू ने इतने सारे शब्द बता दिए, तो सोचिए और कितने शब्द होते होंगे। क्या आप अक्षर य से शब्द बता सकते हैं? अगले एपिसोड में काका इससे शब्द बताने वाले हैं। देखिएगा कहीं आपसे ज्यादा ना बना लें वो। तो आप भी य से शब्दों की अपनी सूची तैयार रखिएगा। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल, वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हाय वाह, कितनी मनोरंजक कहानी थी, और उसके बाद के खेल भी कितने बढ़िया थे। मैंने तो हिंदी में काफी कुछ सीख लिया है। आपने क्या क्या सीखा? चलिए, हिंदी की बातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं गणित की ओर। गणित के कुछ खेल खेल कर देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज हम चित्र पहेली हल करते हैं। यहाँ देखिए, एक आम की कीमत को 2 से जोड़ने पर 5 प्राप्त हो रहा है। तो हमें एक आम धन एक आम बराबर बताना है कितना है। तो सबसे पहले तो हम एक आम की कीमत निकालेंगे, तभी तो हमें 2 की पता चलेगी। तो एक आम की कीमत कैसे निकालें? यहाँ देखिए, एक आम को 2 से जोड़ने पे 5 है। अगर हम इस 5 से 2 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक आम कितने का। तो करते हैं, 5 से 2 जाने पर जी हाँ 3 प्राप्त होगा, अर्थात एक आम हुआ 3 का। देखिए
3 और 2 को मिलाने पे 5 मिल रहा है ना। तो एक आम 3 का है, तो ये 2 आम कितने के? 3 का 1 आम। तो 3 धन 3 बराबर कितना? 6। वेरी गुड। इसका मतलब आपको ये पहेली बन गई। आइए अब हम अगली पहेली हल करते हैं। अरे वाह, इसमें तो हमारे पास कुछ शरीफा है और कुछ आम। तो एक शरीफा को 5 से घटाने पर प्राप्त हो रहा है 4, और शरीफा और आम को जोड़ने पर 15 मिलते हैं, और आम अकेला हमें बताना है कितने का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस बीच वाली पहेली को देखते हैं। देखिए, ये तो बड़ी मुश्किल है, इसे तो हम हल नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले ऊपर वाली पहेली पे जाते हैं। अब तो यहाँ देखिए, एक शरीफा को 5 से घटा दिया जाता है तो 4 प्राप्त हो जाता है। अब अगर मैं इस 5 को 4 में जोड़ूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना अंक घटाना है, इसलिए 9 घटाना है। देखो, 9 से 5 को घटाने पर 4 आता है। तो इस तरह एक शरीफा 9 का हुआ। ठीक है, तो अब 9 शरीफा के स्थान पे, और फिर आम जोड़ने पर मिलते हैं 15। तो अगर मैं इस 9 को 15 से घटाऊं तो मुझे पता चलेगा कि एक आम कितने का है। देखो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आया ना 6। तो इस तरह एक आम 6 का है, अतः एक आम की कीमत है 6। तो इस तरह एक शरीफा 9 रुपए का और एक आम की कीमत 6 हुई। चित्र पहेली नंबर 3। यहाँ पर 5 गुना शरीफा बराबर 20 प्राप्त होता है, यानी 5 में शरीफा का गुना कर दें तो 20 आ रहा है, और यहाँ शरीफा की कीमत में 7 का गुना करने पर कितना आएगा ये बताना है। ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर जब भी आपको गुना दिया हो और आपको किसी एक वस्तु की कीमत निकालनी हो तो 20 से या किसी भी संख्या से उसका भाग दो। यहाँ पर 20 है तो 20 से हमें 5 का भाग देना होगा, तो हमें एक शरीफा की कीमत ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह 5 का पढ़ो पहाड़ा कितने बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20। तो इस तरह 4 बार गया, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। 4 का गुणा 7 में करने पर कितना प्राप्त होगा? पढ़ो पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छीन 24 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब एक शरीफा और 7 का गुणा 28 है। ये रहा हमारा उत्तर। आइए अगली चित्र पहेली देखते हैं। चित्र पहेली नंबर 4। अरे वाह, इसमें तो और मजेदार नारियल आ गया। एक नारियल को 8 से गुणा करने पर 72 मिल रहा है, और देखो तो अंगूर भी है। अंगूर के गुच्छे को 7 में जोड़ने पर 12 प्राप्त होते हैं, और हमें बताना है कि नारियल को अंगूर के गुच्छे से घटाने पर क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये नारियल और 8 का गुना हो रहा है 72, तो हम निकाल सकते हैं ना एक नारियल की कीमत। दी गई संख्या से भाग कर देते हैं, तो 72 से 8 का भाग कितनी बार गया? बिल्कुल 9 बार। तो इस तरह एक नारियल हो गया 9 रुपए का, तो 9 गुना 8 72 हो गए। अब यहाँ देखिए, अंगूर का गुच्छा धन 7 बराबर हो रहा है 12, तो एक अंगूर कितने का है? तो इसके लिए तो वही तरीका है, 12 से 7 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि अंगूर कितने का। तो 12 से 7 जाने पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 प्राप्त होते हैं, इसलिए एक अंगूर का गुच्छा 5 का है। इसका मतलब अंगूर के गुच्छे की कीमत तो 5 है। अरे अब ये बहुत आसान है। अब हम बता सकते हैं कि एक नारियल को अंगूर के गुच्छे से घटाने पर कितना मिलेगा। नारियल की कीमत है 9 और अंगूर के गुच्छे की कीमत है 5। तो इस तरह 9 से 5 जाने पर, जी हाँ बिल्कुल सही, 9 से 5 जाने पर 4 प्राप्त होता है। बहुत अच्छे, हमने सारी चित्र पहेलियां हल कर ली। अब
आपकी बारी है। ठीक है, फिर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको 2, 3 और 4 के पहाड़े अच्छे से पता होने चाहिए। पता है ना? अगर नहीं पता है तो आप 2, 3 और 4 का पहाड़ा जरूर पढ़ें। आज हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। मेरे साथ सोनू है। सोनू ध्यान से सुनेगा जब मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूंगी, और उसके बाद सोनू मेरे साथ दोहराएगा किस तरह से पढ़ना है, और आपको भी साथ में दोहराना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुनिए मैं कैसे पढ़ती हूँ ये 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नम्मे 45 और 5 दहाई 50। तो आप सोनू भी साथ में दोहराने वाला है। चलो सोनू शुरू करते हैं, आप भी साथ में दोहराइए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, वेरी गुड। 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 छक्के 35, वेरी गुड। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 नम्मे 45, 5 नम्मे 45, 5 दहाई 50, 5 दहाई 50। वेरी गुड। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आप सबने खाना वाना खा लिया? क्या खाया आज खाने में? रोटियां खाई क्या? अच्छा बताओ, आपके पास कितनी रोटियां थी? 1 या 1 और आधा, या फिर 1 और 1/4? क्या आप जानते हैं कि जब आप रोटी को भागों में तोड़ते हैं तो आप असल में भिन्न सीख रहे होते हैं। आइए जाने भिन्न के बारे में थोड़ा और। क्या आप इस आकृति को देख सकते हैं? ये कौन सी आकृति है? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। यह एक वर्ग है। आइए हम इस वर्ग को 4 बराबर भागों में बांट लेते हैं। मैं इनमें से एक हिस्से को एक कागज पर रख लेती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने कागज पर वर्ग का कितना हिस्सा रखा? मैंने वर्ग को 4 भागों में बांटा और उसमें से एक हिस्से को कागज पर रख दिया, मतलब मैंने वर्ग का 1/4 भाग निकाल दिया। यह एक भिन्न है और इसे 1/4 ऐसे लिखा जाता है। अब अगर मैंने इन 4 भागों में से 2 को कागज पर रखा, फिर मैंने कितना भाग निकाला है? इस बार मैंने 2/4 भाग निकाला है, यानी 2/4। यह भिन्न 2/4 के रूप में लिखी जाएगी। और जब मैं कागज पर 4 में से 3 भाग निकालूं तो यहाँ भिन्न 3/4 है। आइए अब हम अलग अलग आकृतियों को देखें और अधिक भिन्नों को समझें। यहाँ एक और आकृति है। क्या आप जानते हैं कि यह किसकी आकृति है? जी हाँ, यह एक षटकोण या षटभुज है। हम इस षटभुज को 6 बराबर भागों में बांटते हैं। आइए इन 6 भागों में से एक भाग को कागज पर रखते हैं। षटभुज का यह कौन सा भाग है? चूंकि हमने षटभुज के 6 भागों में से एक भाग लिया, इसलिए यह टुकड़ा 1/6 को दिखाता है। अब यदि हम किसी अन्य कागज पर 3 भाग डालते हैं तो क्या होगा? ये टुकड़े षटभुज के 3/6 भाग को दर्शाते हैं। यह भिन्न 3/6 द्वारा दर्शाया गया है। अब यदि हम कागज पर षटभुज के 5 भागों को रखते तो क्या होता? हमने कागज पर कितना भाग डाला है? हमने षटभुज के 5/6 भाग को डाला है। यह 5/6 भिन्न द्वारा दर्शाया गया है। आइए अब हम
षट्भुज के सभी भागों को कागज पर रखें। इसका क्या मतलब है? हमारे पास षट्भुज के 6 भाग थे और हमने 6 भागों को कागज पर रख दिया। लेकिन देखो, जब आप षट्भुज के सभी भागों को रखते हैं तो आपको क्या मिलता है? बेशक आपको एक पूर्ण षट्भुज मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि भिन्न 6/6 वास्तव में 1 के बराबर है। अब हमने आकृति के सभी भागों को लिया तो हमें एक पूर्ण आकृति मिली ना, एक पूर्ण आकृति। इसका मतलब है कि जब हम 6 भागों में से 4 या 5 भागों को लेते हैं तो इस तरह से 4/6 या 5/6 लेते हैं तो इस भिन्न का मान 1 से हमेशा कम होता है। यदि भिन्न में अंश का मान हर से कम है तो वह भिन्न हमेशा 1 से कम ही होती है। आप भी इस तरह के भिन्न बनाने की कोशिश कीजिए। आप कागज को काट सकते हैं और आकृतियों के बराबर बराबर हिस्से बना सकते हैं और अलग अलग तरह के भिन्न देख सकते हैं। हम आने वाले दिनों में भिन्नों के बारे में और नई नई रोचक चीजों को देखेंगे, इसलिए देखते रहिए और सीखते रहिए। हेलो बच्चों, आइए आज हम भिन्न के सवाल हल करते हैं। सवाल है, रहीम चाचा ने अपने 4 बच्चों के लिए एक हलवे का टुकड़ा खरीदा। अगर चाचा ने सभी बच्चों को समान टुकड़े दिए हों तो प्रत्येक बच्चे को हलवे का कितना हिस्सा मिला होगा? आइए इसे हल करते हैं। ये है एक हलवे का टुकड़ा। रहीम चाचा ने अपने 4 बच्चों के लिए एक हलवे का टुकड़ा खरीदा है, ये रहा। और चाचा ने इसके कितने हिस्से किए हैं? 4 समान टुकड़े किए, इस तरह से। तो कुल हिस्से कितने हैं और प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? सब कुछ पता करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि कुल किए गए हिस्से हैं कितने। देखिए, 1, 2, 3, 4 है, इसलिए कुल किए गए हिस्से बराबर है 4। अब प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला? तो देखिए, ये रहा एक हिस्सा, इसे हम ऊपर की तरफ लिखेंगे। इस सीधी रेखा के नीचे आया 4 और ऊपर आया 1। अंश में 1 और हर में 4 है, तो यह है 1/4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रामू ने अपने खेत के 9 समान हिस्से किए, कुछ इस प्रकार से, और वह अपने खेत में सब्जी उगा रहा है। तो हमें बताना है कि रामू कितने हिस्से में आलू उगा रहा है, रामू कितने हिस्से में बैगन उगा रहा है और रामू कितने हिस्से में टमाटर उगा रहा है। शुरू करते हैं। ये है 9 हिस्से और गिन के देखिए कितने हैं? 9 ही है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जहाँ टमाटर, बैगन, आलू, मिर्ची, पालक सब कुछ लगा हुआ है। तो कुल खेती के समान हिस्से हैं 9। 9 कुल है, इसलिए वह हर है, तो हर बराबर 9 है। इसे हम सीधी रेखा के नीचे की तरफ लिखेंगे। रामू कितने हिस्से में आलू उगा रहा है? देखिए, ये रहा पहला हिस्सा और ये दूसरा, इसलिए रामू 1 और 1 2 हिस्से में आलू उगा रहा है, तो 2 हम अंश में लिखेंगे इस तरह से। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि रामू कितने हिस्सों में टमाटर उगा रहा है। देखिए तो टमाटर कितने हिस्सों में है? ये रहा 1, ये 2 और ये 3। ये 3 हिस्से हैं। ये 3 हम कहाँ लिखेंगे? अंश में लिखेंगे, सीधी रेखा के ऊपर। तो इस तरह रामू 3/9 हिस्सों में टमाटर लगा रहा है। और अब तीसरा प्रश्न है, रामू कितने हिस्से में
पालक लगा रहा है। ठीक है, तो पालक कितने हिस्से में उगाने वाला है ये आप स्वयं पता कीजिए और बताइए कि क्या आप बताएंगे कि रामू सबसे ज्यादा किस हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। पता करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, राजू को अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए 500 मीटर का पैदल सफर करना पड़ता है। अगर राजू आधा अंतर चलकर थोड़ा आराम करता है तो वह कितने मीटर पर आराम करता है? देखिए, ये है हमारे राजू का घर। यहाँ से राजू पैदल पैदल स्कूल की तरफ जाता है, जहाँ उसके कुछ दोस्त भी खड़े हैं। देखिए, और ये दूरी उसके घर से स्कूल की कुल है 500 मीटर। तो 500 मीटर का आधा करना है हमें। ये रहा आधा अंतर, वो यहाँ तक चल लेता है, फिर रुक जाता है थोड़ा सा। तो बताइए आधा अंतर मतलब कितना? आइए इसे देखते हैं। आधा यानी 2 समान हिस्से करना और एक हिस्से को बचा लेना। अब आधा यानी 2 समान हिस्से करना और एक हिस्सा ले लेना। तो देखिए, ये हुआ 500 मीटर का आधा हिस्सा। कैसे निकलेगा? 500 मीटर गुना आधा, और 500 मीटर एकम 500 मीटर और भाग में पहुंच गया 2। चलो भाग करते हैं। 2 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा और 1 बचेगा। तो 10 यानी 2 पंचे 10 और ये 0, इस तरह 250। तो ये पूरा है 500 मीटर और आधा अंतर है 250 मीटर। इसका मतलब है राजू 250 मीटर पर आराम करता है। हम दूसरे सवालों के साथ फिर मिलेंगे। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है राउंड एंड राउंड। इस कहानी के लेखक हैं माधव चव्हाण और चित्रकार है रुजुता घाटे। कहानी के नाम से तो लग रहा है कि इस कहानी में शायद सारी गोल वस्तुओं के बारे में बात की होगी, पता नहीं। चलो देखते हैं साथ में और सुनते हैं ये कहानी। Why are wheels round? This bus does not move. Why are bangles round? I will not buy square bangles. Why is a chapati round? It is not round when I try to roll it. Why is your bindi round? Do you think this bindi looks nice? Why are eyes round? They are round and they are big. Why is 0 round? I don't know. मैं कहानी अपने कॉपी में लिखना भूल ही गई, इसीलिए मैं इसे वापस सुनूंगी। Why are wheels round? This bus does not move. Why are bangles round? I will not buy square bangles. Why is a chapati round? It is not round when I try to roll it. Why is your bindi round? Do you think this bindi looks nice? Why are eyes round? They are round and they are big. Why is 0 round? I don't know. यह कहानी तो बढ़िया थी, सुनने में मजा आया। इस कहानी में बहुत सारी गोल चीजों के बारे में सवाल पूछे गए और जवाब भी दिए गए। सारे सवाल और जवाब एकदम अनोखे तरीके से प्रस्तुत किए गए थे। मैंने इन्हें अपने कॉपी में लिख लिया है। अब इसे प्रैक्टिस करके अपने घर वालों को सुनाती हूँ। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा, वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं,
सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा, हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्य जंगलों की ओर अपना रुख कर रहा है। शहरों की भी बढ़ती आबादी से सांपों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। लोग आमतौर पर घरों में, खेतों में और आबादी वाले दूसरे स्थानों पर सांपों को देखकर डर जाते हैं और उसे मार देते हैं। मारने के बजाय इन्हें सुरक्षित ढंग से पकड़कर जंगलों में छोड़ने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ग्रामीणों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा स्नेक रेस्क्यू टीम का भी गठन किया गया है। स्नेक रेस्क्यू एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है और इसे घर पे कोशिश ना करें। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग सांप को पकड़ते हैं और उसके वीडियोस को शेयर करते हैं और लोग उसके बारे में करते हैं। सबसे पहली बात कि सांप भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित है और इनको हैंडल करना कानून के खिलाफ है जब तक कि आपके पास परमिशन ना हो। दूसरा, सांप को हैंडल करने के लिए आपके पास सही इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे हम स्नेक हुक बोलते हैं और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बोलते हैं स्नेक टोंग। अगर आप देखेंगे तो इसको जैसे मैं क्लोज करता हूँ ये पूरा बंद हो जाता है, तो इससे सांपों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इसे इस्तेमाल करने नहीं आता है तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले इसकी ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद ही रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि सांप पकड़ना एक प्रोफेशनल का काम है और इसके लिए वन अधिनियम के तहत भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है और वन पदाधिकारी भी ट्रेंड होते हैं। कहीं पे भी अगर आप सांप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आप पैनिक ना करें, जाने कि ये जहरीला है या जहरीला सांप नहीं है, क्योंकि कोई भी सांप हमारे परिवेश में रहते हैं उनका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होते हैं। सो सांपों को मारना तो सबसे पहले गलत काम है। अगर आपको लगता है कि सांप आपके घर में है तो आप उस सांप के बारे में नज़दीकी वन अधिकारी को आप इत्तला करें। चाहे तो आप पटना ज़ू को फ़ोन कर सकते हैं या वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से ट्रेंड प्रोफेशनल आपके घर में जाएंगे और सांप को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि सांप कहाँ जा रहा है, और अगर आपके पास थोड़ी सी हिम्मत है तो कोशिश करें कि उस सांप को किसी बर्तन से या किसी चीज़ से ढक दें कि सांप कहीं भागे नहीं, जिसके चलते कि अगर कोई बंदा अगर आता है, कोई रेस्क्यूअर अगर आते हैं तो उन्हें ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। अभी हमारे पास एक कॉल आया है कि एक घर के अंदर में सांप घुस गया है और वो बोल रहे हैं कि वो सांप जो है वो गेहुअन सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है। तो हम जाते हैं वहाँ अंदर और देखते हैं कि वो सांप कौन सा है और किस तरीके से हम उसका सेफ रेस्क्यू कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे पहले सांप पकड़ने से पहले जो हम काम करते हैं वो होता है हमारा अपने इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट सही है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सांप को पकड़ करके हम कहाँ पे जहाँ डालेंगे उसे हम बोलते हैं बैग, और ये टेक्निक को बोलते हैं पाइप और बैग टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि पाइप जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है
और मैं यहाँ पे गत्ते का पाइप इस्तेमाल करता हूँ। इसको हम इस बैग की तरह इसके ऊपर में फिट करते हैं इस तरीके से कि एक नली जैसा बन जाए, और इसे हम दीवार से सटा करके लगाते हैं और ये मूव ना करे, इसके लिए हम एक ईंटे का भी सपोर्ट उसको देते हैं। अब सांप जब भी आएगा तो इस बैग के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि इस पाइप के थ्रू इस बैग के अंदर चल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सांप पकड़ लिया है और ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो अभी तो ये पकड़ा गया है, पर रेस्क्यू तभी कंप्लीट होता है जब हम इसको सेफली बैग कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसे बैग करने के लिए, इस प्रोसेस को बैगिंग बोलते हैं। और अब सांप को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बैग के अंदर घुस जाए। अब जब सांप हमारा कंफर्म कर लिए कि बैग के अंदर चल गया है तो हम अपने हुक का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि सांप पूरी तरह अंदर गया है या नहीं गया है। जब हमें महसूस होता है कि ये सांप पूरी तरह अंदर चल गया है और चेक करते हैं, और उसके बाद पहला गांठ बांधते हैं जिसे हम सिक्योर नॉट बोलते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाले नॉट को हम बांधते हैं जिसे भी हम सिक्योर नॉट बोलते हैं, पर ये सेकंड सिक्योर नॉट होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि सांप अगर गलती से पहला नॉट अगर क्रॉस कर जाए तो दूसरे नॉट से बाहर ना चल जाए। और ये आपके सेफ्टी के लिए भी रहता है, क्योंकि सांप को अगर आप नीचे से बैग के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप काट सकता है, पर अगर इस नॉट के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप आपको नहीं काटेगा। अब अगर जैसे मैं बता रहा था कि सांप को अगर आपको ले जाना है तो आप सांप के बैग को इस तरीके से आप हुक के मदद से उठा करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जिससे आप भी बचे रहेंगे और सांप भी बचा रहेगा और आप आराम से इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सांप को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहां कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए, और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।